मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स को दो स्टेज में करना चाहिए। पहले में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको थोड़े काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है। स्टैटिस्टिक्स के कुछ आप अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर करें। हर उस टॉपिक के लिए आपके पास अच्छा स्टैटिस्टिक्स हो, अच्छे एग्जाम्पल्स हो कोट करने के लिए। मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, मेरे 193 मार्क्स आए हैं, जबकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इंटरव्यू स्टेज में जस्ट 132 मार्क्स थे। साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उनकी एनसीईआरटी कीजिए। एनसीईआरटी में बोलूँगा कि 11th और 12th की करना सफिशिएंट होगी। लेकिन जब एग्जाम्स पास में आता था तो एक अंदर से ही एक जुनून सा आता है कि यार कुछ अब ज़्यादा पढ़ते हैं, सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है। जो भी टॉपिक आए तो उसको जितना ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशंस में आप सोच सकते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे टूल होता है, पेस्टल टूल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी हमारे साथ है राहुल देवबुरा सर, जिनका 76 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। और सर का जो ऑप्शनल था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। सर का फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही सर ने सेल्फ स्टडी के साथ ही प्रिपरेशन की है और कौन से रिसोर्सेज को उन्होंने फॉलो किया है, साथ में उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, बुक लिस्ट वगैरह और टाइम मैनेजमेंट उन्होंने कैसे किया, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम है राहुल देवबुरा। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरी जो 7th तक की है वो एजुकेशन मेरे गांव से हुई है। फिर 12th तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हिसार से जिससे बिलोंग करता वहाँ पे हुई है। और ग्रेजुएशन मेरी IIT दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है, जो मैं 2019 में पास आउट हुआ था वहाँ से। उसके बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज में 2 अटैम्प्ट दिए थे और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 76 लेके आया। ओके, सो प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि सर प्रिपरेशन का आपको कहाँ से लगा कि आपको यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे कि आप बता रहे थे कोई फोरम वगैरह में भी आप काम कर चुके हैं। सर देखिए, मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया था फ्रांस में ड्यूरिंग माय 3rd ईयर ऑफ बीटेक IIT दिल्ली से। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने एक डेवलपमेंट गैप नोटिस किया कि वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया में जो है। साथ ही साथ मेरे जो पिताजी और दादाजी थे उनका हमेशा ही सपना था कि कोई हमारे परिवार से कोई लड़का या लड़की अधिकारी बने और देश की सेवा करे। तो वो जो डेवलपमेंट गैप नोटिस किया और जो पहले से ही पुश रहता था फैमिली की तरफ से, तो मैंने फिर इस एग्ज़ाम के बारे में देखा और मेरे को लगा कि यार सच्ची में ही सिविल सर्विसेज वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। तो वहीं से मैंने मन बनाया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँ। ओके, सो जैसे कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपने कैसे इनको रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कैसे गाइडेंस लेना स्टार्ट किया? देखिए, डिफ़िकल्ट भी होता है और मैं मानता हूँ कि काफ़ी ही रोचक भी होता है। क्योंकि मैं एक नए सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो एक मन में काफ़ी खुशी सी हो रही थी कि यार इंजीनियरिंग के अलावा अब कुछ नई नई चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ऐसी चीज़ें जो आप हर दिन सोसाइटी में देख रहे हो। तो डिफ़िकल्टी थी कि हाँ स्ट्रीम शिफ्ट करनी है, तो लेकिन पढ़ाई में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। साथ ही साथ गाइडेंस के लिए मैं बोलूँगा कि सीनियर्स मेरे को काफ़ी अच्छे मिले हैं। साथ ही साथ मेरे बैच के कुछ लोग जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, मैं 3rd ईयर में बीटेक में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम पे था तो लेकिन उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की कि इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन सी बुक वगैरह पढ़नी चाहिए, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस को, तो उनकी गाइडेंस रही। साथ ही साथ थोड़ी ही मेंस टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन की थी मैंने टेस्ट सीरीज़, तो सर वगैरह से कभी बात होती ही तो वो बताते थे। इसी से ही मैंने अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाई और एक अच्छी रैंक पाने में सफलता हासिल की। सो सर, अब आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, स्टेप बाय स्टेप, फिर मेंस की, फिर इंटरव्यू। ठीक, देखिए प्रीलिम्स में मैं मानता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप टेस्ट दे के जाइए। सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही होता है जो आप मेंस में करते हैं, उसके अलावा थोड़े फैक्ट्स वगैरह हैं या कुछ स्पेसिफिक आप पिछले 5-6 साल के पेपर ज़रूर देखिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज कैसी होती है यूपीएससी की। कुछ कुछ टॉपिक से फोकस होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि फॉरेस्ट का भी यही इंटरव्यू है। तो आप जब टेस्ट देंगे तो अपने आपको पता चलता रहेगा कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ये मेरे को करनी चाहिए, यहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही है, इतने टाइम में मैं इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। और आपको चाहिए कि आप फाइनल दिन जब जाते हैं वहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को भूलें ना,
अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पैनिक हो जाएं। जब आप टेस्ट दे रहे हो पहले तो एक सेम प्रेशर को फील कीजिए जब आप टेस्ट दे रहे हो। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हो फाइनल डे के दिन, प्रीलिम्स वाले दिन, तो मैं मानता हूँ कि आप प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स को 2 स्टेज में करना चाहिए। पहले में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए सेकंड राउंड के लिए, और अगर आप 2 राउंड में करते हो तो एक अच्छा स्कोर मिलेगा। मेंस के लिए अगर मैं स्ट्रेटेजी बोलूँ तो जैसे कि मेंस में 7 पेपर होते हैं, तो 2 जो ऑप्शनल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, उसके लिए जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो सुन रहे हैं, मैं बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज की जो पास्ट ईयर की बुक है उनके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व करके जाइए, और अगर उन्हीं से रिलेटेड जो थ्योरीज वगैरह वो पढ़ के जाइए। आप फाइनल पेपर में देखो कि आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से। आपको चाहिए कि जो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे स्टार्ट से लिखना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि अगर कोई भी टॉपिक आए आप कितने मल्टीपल डायमेंशंस में उसको सोच सकते हैं, उसको टॉपिक को ही कितना क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि 15-20 टॉपिक आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए रेदर देन कि आप ऐसे लिखने जाए। जब आप 15-20 टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म कर चुके उसके बाद आप ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। 3-4 ऐसे के फुल टेस्ट दे के जाइए, और उसी को फाइनल एग्जाम में आप देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आपने की हो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी फाइनल जब आप ऐसे लिखेंगे। उसके अलावा जीएस है, तो जीएस में मैं बोलूँगा कि आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जीएस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी स्टैटिक हैं, जैसे जीएस 1 में सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म हुआ, पॉवर्टी, हंगर, ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक है, कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती है। दूसरी चीज़ है काफ़ी डायनामिक टॉपिक जो फिलहाल में चल रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ हो गया, वो हो गया। तो आपको चाहिए कि आपके स्टैटिक्स के कुछ आप अच्छे खासे नोट्स प्रिपेयर करें। हर उस टॉपिक के लिए आपके पास अच्छा स्टैटिस्टिक्स हो, अच्छे एग्जाम्पल्स को कोट करने के लिए एक डाटा बढ़िया हो। तो उसके आप जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए तो पहले महीने में यही कोशिश कीजिए आप स्टैटिक्स टॉपिक्स को जल्दी निपटा रहे हैं, अच्छा खासा उनसे डाटा कलेक्ट वगैरह कर रहे हैं, उनके 1 पेज टाइप शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। डायनेमिक के लिए आप रेफर कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जैसे मेंस 365 विजन आईएएस का है, जीएस को प्रोवाइड करता है, दृष्टि आईएएस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी कोचिंग एकेडमी के आप मेंस 365 बुकलेट जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करती है वो आप करके जाइए। तो यही जो मेंस 365 और प्लस जो आपके स्टैटिक्स टॉपिक्स के नोट्स होंगे उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए फाइनल दिन से पहले। ये इंश्योर करेगी कि आप फाइनल एग्जाम में अगर आप पूरा पेपर लिख के आ रहे हैं, अच्छा खासा कंटेंट होगा आपके पास, तो अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। उसके अलावा जो है इंटरव्यू स्टेज, फाइनल जो स्टेज होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है अभी अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो। और मैं पर्सनली बोलूँगा कि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, मेरे 193 मार्क्स आए हैं, जबकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इंटरव्यू स्टेज में जस्ट 132 मार्क्स थे। तो काफ़ी इम्प्रूव किया है मैंने, और जो इम्प्रूवमेंट है मैं उसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट बोलूँगा। पहला कि यू हैव टू बी ब्रूटल ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कभी कि शायद मैं यहाँ पे झूठ बोल के अगर जो मैंने कुछ किया है उसकी कुछ झूठ बोल के कुछ छिपा के एक अच्छा इंप्रेशन शायद क्रिएट कर दूँ, तो मेरे हिसाब से वो एक कम्प्लीटली ब्लंडर होगा। ऑनेस्टी दिखाइए। सेकंड है कि आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा इंटरनलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा इंटरनलाइज कीजिए, रादर देन सेइंग कि बराक ओबामा ने ये बोला है, महात्मा गांधी ने ये बोला है। उसके अलावा आपको चाहिए कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस सोसाइटी में ये किया है या कुछ ही इवेंट ने आपको इन्फ्लुएंस किया जिसके बलबूते पे आपकी ये थिंकिंग बनी है, तो आप वो उस तरीके से हर उस क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिए। और जो इंटरव्यू स्टेज पे लिख रखा है कि थोड़ा कंसाइज होने चाहिए आपके आंसर्स, टू द पॉइंट होने चाहिए। अगर आप थोड़ी नंबरिंग करते हैं बोलने में कि सर फर्स्टली दिस, सेकेंडली दिस, थर्डली दिस, तो वो दिखाता है कि आपको एक क्लैरिटी है टॉपिक्स की।
तो अगर ये करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो एक इंटरव्यू में अच्छा खासा स्कोर पाया जा सकता है। और टोटली इन तीनों स्टेजेस को जब आप बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं तो ही एक बढ़िया रैंक आती है। ओके, सो जैसे अभी आपने इंटरव्यू की बात की, तो आपको कितना मार्क्स मिला? इस बार मेरे 193 मार्क्स हैं। 193 मार्क्स। ओके, काफ़ी अच्छे मार्क्स है सर। ओके, जो सर जो आप नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखते हो? जैसे कोई बुक्स है उससे नोट्स बनाते होगे तो डेफिनेटली किस तरीके से कंटेंट निकालते हो? देखिए, नोट्स का सबसे पहले तो है कि वो नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल कर दी तो दोबारा से एक नई बुक बन जाते हैं। दोहराई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो नोट्स आपको सबसे पहले, जब आप 1 साल की तैयारी करते हो तो बहुत सारी जो कॉमन चीज़ें हैं तो वो वैसे ही आपके दिमाग में रहती है, तो वो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नोट्स में ना डालें। नोट्स में वही चीज़ डालें कि जो मैं चीज़ें भूल सकता हूँ, या जैसी चीज़ें वर्ड्स वगैरह जो मेरे को अंडरलाइन करने होंगे जब मैं फाइनल टेस्ट लिखने जाऊँगा। स्टैटिस्टिक्स, कुछ अच्छे एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडीज़, कुछ न्यूज़पेपर में आज कुछ बढ़िया मिला, तो वो अपने नोट्स में डालिए हर टॉपिक पे। और नोट्स शॉर्ट बनाइए। नोट्स ऐसे बनाइए कि मान लो कि आप शाम को थोड़ा वॉकिंग पे जा रहे हैं तो 2-3 पेज जिस पे आप नोट्स बना रखे हैं तो वो साथ में ले गए, वो रिवाइज हो गया। तो उस टाइप से आपके नोट्स होने चाहिए, वही मैं मानता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर देखा जाए यूपीएससी प्रिपरेशन में ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे को ऐसे समझते हैं कि ऐसे कि मेंस की तैयारी कर लो तो ऐसे तो हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी ही मार्क्स का गैप भी आता है इसमें अगर देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे में हो जाती है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करने से आपके कंटेंट डेवलप हो जाता है, पर ऐसे सिर्फ कंटेंट से रिलेट नहीं करता है। एक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहली चीज़ आपको चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जो आपने मेंस का पढ़ रखा है, मल्टीपल डायमेंशन से सोचिए। सेकंड चीज़ आती है प्रेजेंटेशन। तो मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग में बोलता हूँ काफ़ी ठीक थी, पर प्रेजेंटेशन मेरी वीक थी। पहली बार ऐसे में मेरे शायद 110 ही मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उसी के लिए मैंने फिर जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मनोज झा सर से काफ़ी बातचीत भी होती थी। वो बताते थे कि इस तरीके से इसको सोचना चाहिए, आप टॉपिक्स को ही थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो एक अच्छे पॉइंट्स निकल कर आएंगे। वो मैंने जीएस स्कोर से काफ़ी सीखा और काफ़ी ही हेल्पफुल रहा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसे। सो सर, जैसे कि आपने अभी बताया ऑप्शनल के बारे में, तो ऑप्शनल कितना ज़्यादा हेल्पफुल आपकी सक्सेस में? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और मेरे इस बार 264 आए हैं। थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी फर्स्ट पेपर में 113, पहले पेपर में 151 सेकंड पेपर में। अगर वो मिस हैपनिंग नहीं होती तो शायद बहुत ही बढ़िया मार्क्स आते मेरे ऑप्शनल में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा ऑप्शनल है जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चंस मतलब काफ़ी ही मिले जुले से आते हैं, फेमिलियर होते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों के अगर जितने भी क्वेश्चंस पूछे अगर उनको रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत सारे पेपर में जब फाइनल पेपर देखोगे तो काफ़ी फेमिलियर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी ही बढ़िया ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइए, खुद सोल्व करके देखिए और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो सर इम्पोर्टेंट बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बताइए सर। देखिए, रिसोर्सेज में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा रिसोर्स है सिलेबस, जो यूपीएससी का सिलेबस है। और उस सिलेबस को आप जितना ज़्यादा माइक्रो लिस्टिंग कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जीएस स्कोर की एक बुकलेट है, मेरे को याद है जब मैं स्टार्ट में सिलेबस कर रहा था तो माइक्रो टॉपिक्स काफ़ी लिस्ट कर रखे हैं, तो वो मैंने वहाँ से देखे थे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होता है बेसिक फाउंडेशन की, वो होती है आपकी एनसीईआरटी। जो आप सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उनकी एनसीईआरटी कीजिए। एनसीईआरटी में बोलूँगा कि 11th और 12th की करना सफिशिएंट होगी रेदर देन कि आप 6th क्लास से जाए। फिर हर सब्जेक्ट की एक एडवांस बुक, लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल के वीडियो हो सकते हैं। तो ये एक एडवांस बुक करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप काफ़ी ही सिलेक्टिवली आपको क्या बोलते हैं वेबसाइट्स पे जाना चाहिए। जैसे सेकंड एआरसी की समरी मैंने जीएस स्कोर से की थी, विजन आईएएस और जीएस स्कोर से मैंने टॉपर्स के आंसर्स बुकलेट निकाली थी। फिर देखा था कि अच्छा वो किस तरीके से आंसर्स को लिख रहे हैं, वही मैंने अपने फिर मेंस के आंसर्स में वो किया था।
उसके बाद यही है जो मेंस बढ़िया रिसोर्सेज मैं मानता हूँ कि जो मैंने फॉलो किए थे। ओके, सो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए सर। देखिए, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि शायद मैं मंथली बुकलेट वगैरह से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से उसका आंसर नो है। आपको जो न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू स्टेज के टाइम पे 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, 2 क्या बल्कि मैं तो बोलता हूँ तीसरा भी सजेस्ट करूँगा, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बल्कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर पढ़ना है। उसके अलावा इसको सप्लीमेंट करेगा आपका जो मंथली बुकलेट होती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती है, मैं विजन IAS की करता था, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको लगे कि हाँ मेरे को ठीक ठाक सा समझ में आ रहा है, वो आपकी मंथली बुकलेट होगी। उसके बाद फिर जैसे जब प्रीलिम्स आता है तो PT 365 करके आती है, मेंस आता है तो मेंस 365 करके आती है, तो वो वहाँ से मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ था। ओके, सो टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल आप कैसे मैनेज करते थे और कैसे बनाते थे? देखिए, मेरा था कि मेरे को 8 आवर्स नॉर्मल जो प्रिपरेशन टाइम होता है हर दिन 8 आवर्स मेरे को देने हैं। तो मेरा ऐसा रहता था कि 3 आवर्स की स्टार्ट में सुबह मॉर्निंग योग से मैं स्टार्ट करता था, तो थोड़ा मेरे पॉजिटिव एनर्जी आती है आप में। उसके बाद 3 आवर्स की सिटिंग होती थी, फिर लंच हुआ, फिर 3 आवर्स की सिटिंग होती थी, फिर कुछ खेलने वगैरह चला गया शाम को, और फिर 2 आवर्स की सिटिंग होती थी रात के टाइम पे। तो ये नॉर्मल शेड्यूल रहता था। लेकिन जब एग्ज़ाम्स पास में आता था तो एक अंदर से ही एक जुनून सा आता है कि यार कुछ अब ज़्यादा पढ़ते हैं, सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है। तो उस टाइम पे 12 आवर्स, समटाइम्स 13 आवर्स वो क्या बोलते हैं कि स्टडी हो जाती थी उस टाइम पे, ये रहता। ओके, और जो रिवीजन है उसको कैसे करते थे आप? रिवीजन जैसे मैंने बताया कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। जैसे कि प्रीलिम्स के टाइम पे भी जो टेस्ट होता था तो उसी के बस छोटा छोटा मैं लिख लेता था कि ये मैं शायद भूल सकता हूँ आगे। ऐसे मेंस के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो लिखा था। तो जब आपके नोट्स शॉर्ट होते हैं तो रिवीजन काफ़ी आसान हो जाता है। तो जब मेंस मान लो कि इस वीकेंड पे मेंस है तो लास्ट का एक हफ्ता आप सिर्फ रिवाइज ही करते हैं। तो वही जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे फटाफट उनसे गो थ्रू कीजिए, मल्टी डायमेंशनल थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, वही रिवीजन का रहता था। सो एथिक्स को कैसे कवर करते थे सर? एथिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी रहता है। तो मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी उसके लिए। फर्स्ट वाज लेक्सिकॉन, और मेरे को लगा कि शायद इस चीज़ से नहीं बात बन रही है। सेकंड जो मैंने बुक रेफ़र की वो थी डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन। उसमें पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है सोल्ड है सारे के सारे। और 2 बुक से जब आप हर टॉपिक को पढ़ लेते हो तो एक काफ़ी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनती है। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं पिछले सालों से। तो जब डिकोड एथिक्स आप करोगे तो खुद भी आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और साथ साथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है उनको पढ़ के जाइए। तो जब आप ये करके जाते हैं तो आपको लगेगा कि यार हाँ, मतलब जब फाइनल पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो अरे ये तो मैंने पहले भी देख रखा है। तो काफ़ी एक मेंटल प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है, तो और एक अच्छा स्कोर करते हो आप GS4 में। ओके, सो कभी कभी क्या होता है टारगेट बेसिस पे पढ़ाई करनी होती है, तो वो आप किया आपने कभी? हाँ, टारगेट आप ज़रूर बनाने पड़ेंगे। माइक्रो टारगेट्स बना के चलिए कि मेरे को इतने दिन में पॉलिटी ख़त्म करनी है, उसका इकोनॉमिक्स ख़त्म करनी है, इतने दिन बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूंगा, मेरी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, इतने दिनों मेरे को रिवीजन करना है। तो ये माइक्रो टारगेट्स बिल्कुल हर एक को बनाने चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। मैंने भी यही किया था। कई बार थोड़े टारगेट शिफ्ट भी करने पड़ जाते हैं आप विद इन टारगेट्स जब आपका अचीव नहीं हो रहे हो, पर ओवरऑल जो टारगेट की स्ट्रेटेजी होती है वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो सर जो लास्ट में आपके कुछ पॉइंट्स रहे होंगे प्रिपरेशन के दौरान जिनको आप रेगुलर फॉलो करते होंगे, टिप्स होंगे, उसको बताइए सर। देखिए, जो टिप्स मैं फॉलो करता था वो ये था कि पहले तो कोई भी अगर जो भी टॉपिक आए तो उसको जितना ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशंस में आप सोच सकते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे टूल होता है, पेस्टल टूल होता है, तो हर टॉपिक पे आप हमेशा सोचिए कि इसका ये पॉलिटिकल व्यू है, ये इकोनॉमिक व्यू है, सोशल व्यू है, ये कल्चरल व्यू है, ये टेक्नोलॉजिकल व्यू है। जब आप इस तरीके से आप जो सोचते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंटरव्यू मीन्स हर स्टेज में।
तो आप हर टॉपिक को इतना मल्टीपल डायमेंशंस में सोचने की कोशिश कीजिए। सेकंड, नोट्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट बनाइए, वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। थर्ड, एक अच्छा ग्रुप बनाइए। इंटरव्यू स्टेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। ऐसे प्री के लिए जो मैं बोलता हूँ मेरा कोर ग्रुप था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मेरे को लगता है कि जितना मैंने खुद ने नहीं सीखा, वो डिस्कशंस वगैरह जो करता था दोस्तों के साथ, वो उसने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। तो एक अच्छा कोर ग्रुप अपना बनाने की कोशिश कीजिए। वो आपके प्रेशर को भी कम करेगा, जो रेगुलर पूरे डे में के अंदर जो बिल्डअप होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़े पॉइंट्स मेरे लिए हेल्पफुल रहे थे। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि एक डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। टारगेट सेटिंग करना और उस डिसिप्लिन के साथ में वो टारगेट्स को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो जैसे कि मेरी 8 आवर्स की स्टडी होती थी, आपके लिए वो 7 या 10 आवर्स की जो भी हो सकती है। एक शेड्यूल बना के रखिए, थोड़ा हेल्थ और एजुकेशन का भी बैलेंस बना के रखिए। हर दिन इंश्योर कीजिए आप कुछ खेल रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं, तो बिकॉज अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। और थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ों से बच के रहिए, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में हमेशा रखिए, ऑप्टिमिज्म दिखाइए चीज़ों की। कई बार आपके लिए होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बट जैसे कि 3 इडियट्स में बोलते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चीज़ें ये भी मुश्किल समय है, निकल जाएगा। तो आप जब ये ऑप्टिमिज्म के साथ में तैयारी करते हो, एक डिसिप्लिन के साथ में तैयारी करते हो, थोड़ा दोस्तों वगैरह के साथ एक अच्छा कोर ग्रुप बनाते हो, अच्छी गाइडेंस वगैरह मिलती है, तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली यू विल बी सिटिंग नेक्स्ट टाइम विद in this video and sharing your strategy with the other future aspirants. Yes, okay. So thank you so much sir for your lovely message. So guys, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया, साथ में उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई, बुक्स वगैरह भी बताई, रिसोर्सेज। सो आई थिंक आपको ये सब हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।